नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है महत्वपूर्ण कथन, माने कथन और उस कथन को किसने कहा आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। ये किसने कहा है? कोपलैंड ने। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कथन कि ये किसका कथन है, किसके द्वारा कहा गया है। तो ऐसे जैसे बचपन वाला हम लोग छोटा छोटा याद किए थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसका? बाल गंगाधर तिलक का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। करो या मरो, ये किसका है? महात्मा गांधी का है। ऐसे ही बचपन से याद किया ना, तो ये थोड़ा बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं जो आधुनिक भारत में तमाम राजनेताओं द्वारा दिए गए हैं। उसको आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कोपलैंड ने ये कथन कहा है। ठीक। अगला है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन है राजा रणजीत सिंह का। दरअसल हुआ क्या था कि राजा रणजीत सिंह की बचपन में उनको हो गया था चेचक, और चेचक की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, तो उन्हें एक आंख से नहीं दिखाई देता था, सिर्फ एक ही आंख से दिखाई देता था। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। एक निगाह से देखने का मतलब होता है कि पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना करना होता। ये मुहावरा होता है दो अखी करना, दो आँख से देखना। अगर सबको एक बराबर एक निगाह से देखना, भेदभाव ना करना। अगर आप दो आंख से देखते हैं तो भेदभाव करना, ये मुहावरा होता है। तो मुहावरे के उदार भाषा में कहा कि ईश्वर ही चाहता था कि मैं सारे धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने एक आंख की रोशनी मेरी ले ही ली। ठीक। तो किसने कहा? ये राजा रणजीत सिंह ने कहा है। अगला है, डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। दिवंगत माने क्या होता है? मर जाना। ठीक। जब कोई मर जाता है तो आप अखबार में देखते नहीं हैं, दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए। दिवंगत माने जो चला जाता है, जिस दुनिया से चला जाता है, खत्म हो जाता है, जिसका खात्मा हो जाता है। तो डोडो की भांति साम्राज्यवाद। डोडो क्या है? डोडो दरअसल रैफस कुकुलेटस इसका साइंटिफिक नेम था। ये हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी होता था, और पक्षी वर्ग में होते हुए भी थलचर था। थलचर माने जो जमीन पर रहते हैं, स्थल पे जो रहते हैं, क्योंकि इनमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। आमतौर पे पक्षियों में उड़ने की क्षमता होती है, पर इनमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। 17वीं सदी के अंत में ये पक्षी मतलब मानव ने इतना शिकार किया, इतना शिकार किया कि ये बिल्कुल विलुप्त ही हो गए। डोडो पक्षी अब बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसका रिलेशन आज के कबूतर और फाख्ता के परिवार से, इसी फैमिली ट्री से आता था। तो जैसे डोडो विलुप्त हो चुका, अब इस पृथ्वी पर नहीं रह गया, विलुप्त प्राय हो गया, दिवंगत हो गया, वैसे ही साम्राज्यवाद भी दिवंगत हो चुका है। साम्राज्य की तुलना करी गई है डोडो से साम्राज्यवाद की। साम्राज्यवाद क्या होता था? अपने साम्राज्य को बढ़ाने की इच्छा। जैसे ब्रिटेन वाले अपनी कॉलोनी कहाँ बनाए थे? इंडिया में अपनी कॉलोनी बनाए थे, ऐसे ही बांग्लादेश को भी अपनी कॉलोनी बनाए थे। उनकी कॉलोनी ऐसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी उनकी कॉलोनी तमाम जगह थी। अपना पूरा ढेर सारा जगह फैलाए हुए थे ना, अपना साम्राज्य का विस्तार किए हुए थे ना, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ही क्लीमेंट एटली ने कहा था कि जैसे धीरे धीरे सब में जोश जाग रहा था, वो देखिए भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ, और उसी के आसपास तमाम जगह उपनिवेशवाद खत्म हुआ। जो ब्रिटेन का सूरज था वो एक तरह से अस्त हुआ। तो इसीलिए क्लीमेंट एटली ने कहा कि जैसे डोडो खत्म हो गया है, वैसे उसी की भांति साम्राज्यवाद भी दिवंगत हो चुका है। अगला स्टेटमेंट है, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो थे। ये किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन? हमारे यानी स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनका कथन था कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना। जिन्ना कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक। जो बाद में पाकिस्तान के कायदे आजम बने, जिनको ही पाकिस्तान का वो माना जाता है, जनक माना जाता है। सब लोग जिन्ना को ही मानते हैं। आमतौर पे पाकिस्तान के नाम पे जिन्ना का ही नाम लोगों को याद आता है, और पाकिस्तान की नोट पे जिन्ना की ही तस्वीर छपी हुई है, कायदे आजम उनको कहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि जिन्ना या मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल कौन थे?
सारे जहाँ से अच्छा, आपने वो गीत सुना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। ये गीत जिसने लिखा था वो मोहम्मद इकबाल थे, लेकिन बाद में उनको पता नहीं क्या कैसे कट्टरपंथी हो गए कि वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के समर्थक हो गए कि पाकिस्तान बनना चाहिए। इसके साथ एक और चीज़ जान ले कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान का प्रयोग किया था और उन्होंने 1933 में ये शब्द गढ़ा था। ठीक, अगर आप वैसे समझें तो पंजाब का पी, अफगान का ए, कश्मीर का के, सिंध का एस और बलूचिस्तान का तान लेके पाकिस्तान। ठीक, कुछ ये सारे शब्द के पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के पहले अक्षरों का इस्तेमाल करके एक नया शब्द गढ़ा था पाकिस्तान। जैसे आप एक्रोनिम देखते हैं, जैसे यूनेस्को, ये सब क्या है? ठीक, IMF, ये सब क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा कई शब्द का पहला अक्षर मिला के बना है। ऐसे ही इन पांचों के पहला अक्षर मिला के पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने 1933 में, 1933 में। तो मोहम्मद इकबाल या जिन्ना ने नहीं पाकिस्तान को बना था, लॉर्ड मिंटो ने। राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि लॉर्ड मिंटो वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान की नींव डाली थी। कैसे? 1909 में एक सुधार हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से एक अधिनियम आया था। सुधार क्या ही हुआ था, लेकिन अब नाम तो उसका सुधार ही, सब लोग पढ़े हुए हैं, मार्ले मिंटो सुधार। इसी अधिनियम में पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों को दे दिया गया था और यहीं से दरअसल नींव पड़नी चालू हुई थी एक अलग राज्य की। धीरे धीरे ये बाद में 1947 में एक नए देश पाकिस्तान के रूप में ये फलित हुआ था। तो नींव दरअसल 1909 से ही पड़ गई थी। इस वजह से राजेंद्र प्रसाद मिंटो को ही मानते हैं कि पाकिस्तान के निर्माता मिंटो ही थे। अगला है, रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग की सही रूप से पूर्वगामी होगी। ये कार्ल मार्क्स 18वीं सदी के बहुत प्रसिद्ध जर्मनी के विचारक थे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपने सुनी होगी जरूर, कम्युनिज्म। ठीक, कम्युनिज्म से ही निकल के आया कम्युनिस्ट। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में भी देखिए, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी इस समय चाइना पे पूरा राज कर रही है। ठीक, जो भी कार्ल मार्क्स कि जो विचार था कम्युनिज्म, जो उनका विचार था कि सरकार, दरअसल कम्युनिज्म जो विचारधारा है वो है कि सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार के बहुत विरोधी हैं होते हैं लोग। ठीक, वो समझते हैं कि अमीर लोग सिर्फ शासन चलाते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का कथन था कि रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग की सही रूप से पूर्वगामी होगी। रेलवे 1853 में पहली बार रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक। ठीक, जैसे रेल व्यवस्था आई तो आप भी समझ रहे हैं कि रेल व्यवस्था के आने से कितनी चीज़ें, आज भी मालगाड़ी देखते हैं कितने माल की ढुलाई करती है, कहाँ से सामान कहाँ पहुँच जाता है। इमेजिन करते हैं कि कितनी लंबी मालगाड़ी होती है। अब कितना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा, इस समय आप जान रहे हैं पूरे इंडिया में सबसे बड़ा भर्ती करने वाला रेलवे बोर्ड ही है। जितना रेलवे में फॉर्म अप्लाई होते हैं उतना तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या ही होती है। ये भी फैक्ट आपने सुना ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं आधुनिक उद्योग की पूर्वगामी थी। ठीक, रेल शुरू होने का मतलब था कि भारत में आधुनिक उद्योग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। अगला स्टेटमेंट है, केवल राजनीतिक स्वराज प्राप्त करने का तात्पर्य होगा अंग्रेजों के बिना अंग्रेजी राज। ये महात्मा गांधी ने कहा था। राजनीतिक स्वराज का क्या मतलब? देखिए, पूर्ण स्वराज चाहिए था बाल गंगाधर तिलक को। पूर्ण स्वराज का मतलब कि देश का जो सर्वोच्च मुखिया हो वो भी भारत का ही हो। ये नहीं कि सर्वोच्च मुखिया कहीं अभी ब्रिटेन का ही बैठा हो और बाकी पूरी पावर आप दे रहे हैं। ठीक, ऐसे वाला नहीं चाहिए था, जिसको एक तरह से आप डोमेनियन स्टेटस कहते थे कि डोमेनियन स्टेटस ही मिल जाए, तो वो भी नहीं, वैसा भी नहीं। वो भी राजनीतिक स्वराज उस तरह से नहीं प्राप्त करना था। उसका मतलब ये होता कि अंग्रेज चले गए लेकिन राज अंग्रेजी ही चल रहा है। जैसे अभी भी
अब तो लगभग हर जगह से ब्रिटेन का उपनिवेशवाद खत्म हो गया है, फिर भी करीबन 14 ऐसी कंट्री हैं जहाँ का अभी सर्वोच्च मुखिया ब्रिटेन के राजा या रानी, अब तक तो रानी थी अब तो राजा हो गए हैं, ब्रिटेन के राजा ही, वहाँ के क्राउन ही सर्वोच्च मुखिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना है, वो कंट्री, वहाँ का सर्वोच्च मुखिया अभी भी क्राउन ही है। भले से प्राइम मिनिस्टर पूरी पावर ओन करते हैं, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन सर्वोच्च मुखिया अभी भी ब्रिटेन का क्राउन ही है। तो गांधी जी को ये चाहिए था कि अगर हम इस तरह से राजनीतिक स्वराज ले लेंगे तो वो बात वही रह जाएगी कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी शासन छोड़ गए। इस तरह का स्वराज नहीं चाहिए। स्वराज किस तरह का चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक, आइए अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनका कथन था कि यहाँ माने भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए ना, इनको आभास हो गया था। देखिए, क्रिप्स मिशन मार्च के अंतिम में 1942 में आया था, और दरअसल ये क्रिप्स मिशन आया क्यों था? ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए एक असफल प्रयास था। माने आसान भाषा में समझ लीजिए कि लेके आए थे कि चलो भैया हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। 1942 आपको पता है कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है, 45 में ख़त्म हुआ था, तो 42 में भी चल ही रहा है। पहले विश्व युद्ध में तो मान लो गांधी जी सपोर्ट किए थे कि चलो इसी वजह से उनको भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि मिली थी, अभी कल की वीडियो में हमने बताया। ठीक, तो फिर उसके बाद आपको ये भी बात याद है कि गांधी जी सोचे थे कि बदले में आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी मिली नहीं। मिला क्या? हम लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला, रॉलेट कानून मिला, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून दे दिया हम लोग को। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, कोई किसी तरह का समर्थन नहीं करना चाहता था। तो क्रिप्स मिशन जो आया था ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से ही भेजे थे, इन्हीं के उसमें आया था कि भारतीय सहयोग मिले, हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, आप लोग हमारा सहयोग करिए। लेकिन भारतीय कहाँ मानने वाले, तो उन्होंने सहयोग नहीं किया था। तो वही इनका ही कथन है कि यहाँ पे क्रांति होने जा रही है, हम लोग को जल्दी से चले जाना चाहिए, नहीं तो इस बार की क्रांति में सब सिमट ही जाएंगे। ठीक, आइए अगला देखते हैं। मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, ये तिलक की मृत्यु पर, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर ये महात्मा गांधी का कथन था। दरअसल 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक, और 1920 में उसके बाद से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे बाल गंगाधर तिलक, उनका एक तरह से दाहिना हाथ ही थे बाल गंगाधर तिलक। जैसे जब कोई टीम में काम करना शुरू करता है तो एक बहुत, जब दाहिना हाथ मतलब सारी पावर, पूरी पावर ओन कर रहा है, नहीं तो अकेला इंसान थोड़ा ना कुछ कर पाएगा। तो जब तिलक की मृत्यु हुई थी तो गांधी जी बहुत आहत हुए थे, और उन्हीं की मृत्यु पर उन्होंने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। असहयोग आंदोलन में फिर तिलक की मृत्यु पे तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, और करीबन 6 महीने के अंदर उस जमाने में 1 करोड़ अमाउंट, 1 करोड़, समझ रहे हैं, उस जमाने में, आज हो सकता है नॉर्मल लगे 1 करोड़, लेकिन तब के लिए बहुत बड़ी बात थी। आपको जान के हैरानी होगी, देखिए 1913 में पहली भारतीय फिल्म आई थी 1913 में, कौन? राजा हरिश्चंद्र। टोटल 15,000 के बजट में तैयार हो गई थी, समझ रहे हैं, जबकि जो सारे उपकरण हैं वो बाहर से मंगाए गए थे, क्योंकि भारत में तकनीक ही नहीं थी पिक्चर बनाने की। तो सोचिए 15,000 में पूरी पिक्चर बन जा रही है, और तब के ज़माने में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाना बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक, अगला स्टेटमेंट है, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में पत्थर मिला। ये गांधी जी ने कहा था। तमाम बार गांधी जी के साथ ऐसा हुआ, जैसा भी यही, जब पहली बार पहले विश्व युद्ध में भर्ती करवाए लोगों को, और उसके बाद चलो 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 सब लोग अंग्रेजों का साथ दे विश्व युद्ध में, बदले में मिला भी, तो थोड़ी देर पहले मैं बताया कि मिला क्या, धोखा ही मिला। तो इसी वजह से गांधी जी का कथन है कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और बदले में मुझे क्या मिला? पत्थर। ठीक, ये भी महात्मा गांधी जी का ही कथन है कि मैं बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। देखिए, जब इंसान में जोश और जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर आप में ताकत है, और ये गांधी जी से सीखने लायक है, क्योंकि देखिए कितना, जबकि अगर आप उनको देखेंगे तो फिजिक के अनुसार से आप ये नहीं समझ सकते कि वो बहुत बलिष्ठ पहलवान इंसान थे, सबसे कमज़ोर इंसान थे, लेकिन वो मन से इतना मजबूत थे, स्वभाव से इतना मजबूत थे कि उनके अंदर इतना, दिमाग में उनकी इतनी ताकत थी कि वो सीना ठोक के कह सकते थे। और यही ये कथन इस स्वभाव की बानगी है कि मैं बालू से ही कांग्रेस से बड़ा, कांग्रेस कौन सा आंदोलन है, उससे बड़ा मैं आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ अगर देश को आज़ाद कराना है तो।
ठीक, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। विद्रोहियों में अगर कोई जवां मर्द था तो वो झांसी वाली रानी थी, जनरल ह्यूरोज ने कहा है। देखिए विद्रोही भी, विपक्षी भी कितना प्रभावित थे झांसी वाली रानी, झांसी की रानी थी, रानी मनु नाम उनका, झांसी की रानी से नाम से फेमस है। झांसी उनके राजधानी, उनका साम्राज्य था। दरअसल 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, बचपन का नाम उनका मनु था। रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ से नेतृत्व किया था और झांसी के विद्रोह का दमन किया था जनरल ह्यूरोज ने। प्रश्न बहुत पूछता है कि झांसी का नेतृत्व का दमन किसने किया था, तो जनरल ह्यूरोज ने। जनरल ह्यूरोज ने ये स्टेटमेंट दिया है कि विद्रोहियों में अगर कोई जमा मर्द था तो वो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सुनी होगी ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी, ठीक, पुरुषों की तरह एकदम लड़ना, जैसे पुरुष लड़ते हैं तो वैसे कोई जमा मर्द की पूरे ताकत और जज्बे और जोश के साथ एकदम अगर कोई लड़ रहा था तो सिर्फ वो रानी जी ही थी, झांसी की रानी थी। ये 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यूरोज ने कहा था। गांधी जी का एक और कथन, कराची अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। सही बात है, बिल्कुल, आज तक गांधीवाद जिंदा है। गांधी जी के समर्थक आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण, वो भी गांधीवादी थे। फिर आपको याद होगा अभी रिसेंट अन्ना हजारे, वो भी गांधीवादी थे। गांधीवाद का क्या मतलब, अगर आप गांधी जी का दर्शन समझेंगे तो मूल दर्शन एक बार समझ लीजिए, अहिंसा। अहिंसा सबसे बड़ा हथियार था उनके लिए, हिंसा किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और जितने बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, आप जो भी नाम ले लें, सब अहिंसक आंदोलन था। केवल क्या 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो वो हिंसक आंदोलन था और उसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था, वह स्वतः संचालित, स्वतः स्फूर्ति वाला आंदोलन था। फिर भी मूल भाव में हमेशा से उनके अहिंसा ही था। तो गांधी जी ये जानते थे, गांधी माने एक व्यक्ति, ठीक, कोई पर्सन है, वो मर जा रहा है, लेकिन गांधीवाद क्या विचारधारा है और विचारधाराएं कभी मरा नहीं करती हैं। जैसे भी कार्ल मार्क्स का हमने नाम बताया, कम्युनिज्म उनका आइडियोलॉजी एक विचारधारा है। कार्ल मार्क्स तो कब के मर गए, लेकिन विचारधारा तो उनकी चल ही रही है ना। साम्राज्यवाद भी एक विचारधारा है, लोग चले जाते हैं, जैसे जिसके नाम से जिसने जो विचार दिया वो व्यक्ति जरूर चला जाएगा। जैसे सुकरात कितने बड़े दार्शनिक, ग्रीस के कितने बहुत महान दार्शनिक हैं, वो मर गए तो क्या सुकरात की विचारधाराएं मर गई? नहीं, सुकरात के विचार अभी भी जिंदा हैं। तो गांधी जी का कहने का मतलब था कि गांधी माने ये व्यक्ति जरूर चला जाएगा, लेकिन विचारधाराएं, जो गांधी के विचार हैं, गांधीवाद, वो अनंत काल तक, चिरकाल तक, हमेशा सदैव जिंदा रहेगा। ठीक, समझ आया? अगला है, विभाजन मेरी लाश पर होगा, और ये भी महात्मा गांधी का कथन था। आए दिन आप सुना करते होंगे, लोग कहते हैं कि गांधी जी की वजह से भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इतिहास में डीपली थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में गांधी जी कभी भी विभाजन नहीं चाहते थे। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना ने रिक्वेस्ट क्या करी, वो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि मुझे सबसे बड़ी पोस्ट चाहिए। ठीक, और सबसे बड़ी पोस्ट देने को, सबसे बड़ी यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, वो देना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू को। इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन गांधी जी ने नेहरू को ये समझाया कि अगर जिन्ना इस बात से, अगर वो प्रधानमंत्री बनने से भारत और पाकिस्तान का विभाजन रुकता है तो ठीक है, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। नेहरू ने भी तो मान लिया था कि ठीक है बापू, अगर आप नेहरू को, मतलब नेहरू गांधी जी को प्यार से बापू कहते थे ना, कि अगर आप चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। गांधी जी किसी कीमत पे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, इसलिए उन्होंने कहा था कि विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। इसलिए आपको याद है जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो दरअसल भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत विभाजित हुआ था। 2 नए देशों का जन्म हुआ था, 2 नए देश बने थे। ठीक, जो सब एक साथ मिलकर एक 1885 से एक संग्राम शुरू किया गया था, कांग्रेस की नींव पड़ी थी, सब मिलकर लड़ रहे थे कि अंग्रेजों को भगाया जाए। 1947 आते 2 देश बन के बिखरे हुए थे। इसलिए गांधी जी उस समय दिल्ली में जश्न नहीं मना रहे थे जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और ब्रिटिश का झंडा उतरा और भारतीय झंडा लगा। वो कलकत्ता के नोआखली में बैठ के दंगे शांत करा रहे थे, क्योंकि वो बहुत आहत थे, वो विभाजित भारत कभी नहीं चाहते थे। अगला है, राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं। ये भी कथन किसका है? ये भी महात्मा गांधी का कथन है। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा है। अजात शत्रु माने क्या होता है? जिसका कोई भी दुश्मन नहीं हो। ठीक, उनको अजात शत्रु कहते हैं।
तो राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि ना पॉलिटिकली ना सोशली किसी प्रकार से कहीं भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उनको अजातशत्रु कहा है भारत का गांधी जी ने। ठीक, आओ हम घोषणा करें कि हम राजभक्त हैं, दादा भाई नौरोजी का कथन है। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? भारत से धन का निष्कासन जो हो रहा है इसकी थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने क्या कहा था? आओ हम घोषणा करें कि हम राजभक्त हैं। कांग्रेस लड़खड़ा रही है भारत में रहते हुए, मेरी यह इच्छा है कि मैं इसकी मृत्यु में सहायक बनूं। ये प्रश्न बहुत पूछा था कि किसने कहा है, ये कौन कहा है? कर्जन कहे हैं, वही लॉर्ड कर्जन जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ठीक, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवादी गतिविधियां बहुत तेजी से हो रही थी, इस वजह से उसने ये कहा कि सुधार हो रहा, प्रशासनिक सुधार के नाम पे बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। इसी कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है। और फिर उसके बाद 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया तो फिर आपको याद है 1907 की सूरत अधिवेशन में फिर उसके बाद कांग्रेस में बंटवारा हो गया था, गरम दल नरम दल आपस में ही फूट पड़ गई थी। तो इन लोगों को तो मजा आ ही रही थी, जो ये लोग चाह रहे थे वही हो ही गया था। तो इन्होंने बड़े शेखी में कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी ये इच्छा है कि मैं इसकी मृत्यु में सहायक बनूँ, मतलब इसको बिल्कुल ख़त्म होते हुए देखूँ। लेकिन कि कहाँ फिर हम लोग फिर जाके 1915 में गरम दल नरम दल एक हो गया। ये बात जरूर है कि बीच बीच में मुश्किलें जरूर आई कांग्रेस से 1885 से लेके पूरा 1947 तक, लेकिन जो एक थीम थी आज़ादी की, अगर आप पूरा 1885 से 1947 पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे तो कई मूवमेंट पे आप पाएंगे, जैसे असहयोग आंदोलन के बाद से भी जब वो भी चौरी चौरा कांड में 22 के बाद 1922 के बाद ठप हुआ, तो जैसे एक राजनीतिक शून्यता आ गई, अब क्या किया जाए, जो जोश था, जोशदारी थी, सारी खत्म हो गई थी। लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ ऐसा जरूर था, हुआ करता था, कुछ लोग जिन्होंने अपने कंधे पे ये भार थामे रहा कि वो ज्वाला जो धीमी लौ पे धधक रही है बिल्कुल उसको राख नहीं होने देना, वो धीमी लौ पे जलती रहे लेकिन जलती रहे। इसीलिए याद है आपको 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने गठन किया था कि ज्वाला बनी रहे, एकदम से बुझने नहीं देना है। जो ये ज्वाला है, किस चीज़ की ज्वाला, किस चीज़ की चाह कि हमको ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए, ये बना रहे। तो उतार चढ़ाव कई आए और बाद में फल के रूप में हमको 1947 में आज़ाद भारत मिला। ये जरूर है कि विभाजित भारत मिला, लेकिन कम से कम ब्रिटिश सत्ता के जो ये 200 वर्षों की गुलामी थी, सदियों की दास्तां थी, उससे तो मुक्ति मिली। ये करीबन 17 स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़े। ठीक, 17 क्या 16 स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़े। आज की वीडियो में ये आखिरी स्टेटमेंट था, ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। अगला पार्ट इसका हम लोग कल डिस्कस क्या समझेंगे, एग्ज़ाम में भी ये पूछे ही जाते हैं। अगर समझ में आया तो वीडियो को और शेयर करिएगा। नोट्स अगर आप सचमुच पढ़ने वाले हैं तो वीडियो के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा कि स्टेटमेंट किसका है, अपनी हैंड राइटिंग में, उससे याद अच्छे से होता है। और अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।